फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आडवाणी मुरली मनोहर जोशी को बड़ा झटका लगा है और अब आपराधिक साजिश के तहत केस चलेगा। यानी कि 120B जो कि पहले हटा दी गई थी, अब इस 120B के तहत लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, इन लीडर्स के खिलाफ केस चलेगा। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपराधिक साजिश रचने का आरोप हटा दिया था 2010 में। आशीष सिन्हा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, पूरी जानकारी दीजिए। रोहित, मैं आंचल हूं और आपको सबसे पहले बता दूं, ये बहुत बड़ा झटका है मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी समेत और 6 लोगों के लिए जो कि बीजेपी के नेता है। नंबर 1, नंबर 2, अब इनके खिलाफ जो आपराधिक षड्यंत्र का मामला है वो चलेगा। नंबर 3, ये पूरा का पूरा मामला जो है वो जॉइंट ट्रायल के रूप में लखनऊ में चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कड़े अंदाज में कहा है कि ये जो ट्रायल चलेगा बाबरी विध्वंस मामले में, वो सारा का सारा ट्रायल डे टू डे बेसिस पे चलेगा। किसी भी दिन एडजॉर्नमेंट ग्रांट नहीं होगी और 2 साल के अंदर अंदर ये पूरा ट्रायल खत्म करना होगा। सीबीआई को ये निर्देश दिया गया है कि वो इंश्योर करे कि हर तारीख पर कोई ना कोई विटनेस जरूर हो ताकि मामले में एडजॉर्नमेंट ना हो। और अगर जज साहब को ऐसा लगता है कि इम्पॉसिबल है उस दिन हियरिंग होल्ड करना, यानी कि कोर्ट बहुत ज्यादा सख्त है इस मामले को लेकर कि 25 साल की डिले हो गई है, कोई भी दिन अगर कोर्ट को लगता है कि एडजॉर्नमेंट ग्रांट करनी ही पड़ रही है तो वो रीजन रिकॉर्ड किए जाएंगे। यही नहीं, कल्याण सिंह की जहां तक बात आती है, मैं स्पष्ट कर दूं कि कल्याण सिंह के मामले में क्योंकि वो इस वक्त गवर्नर हैं राजस्थान के, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी मिली हुई है, लेकिन कोर्ट ने कह दिया कि जिस दिन वो अपने ऑफिस को, गवर्नर ऑफिस को छोड़ते हैं, उनकी इम्यूनिटी उसी दिन खत्म हो जाएगी और उनके अगेंस्ट जो है वो ट्रायल की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो शुरू हो जाएंगी। यानी कि एक बहुत बड़ी तलवार कल्याण सिंह के सर के ऊपर लटक गई है और अब ये मॉरल ग्राउंड भी होता है कि कहीं ना कहीं अगर मोदी सरकार चाहे, क्योंकि ये सरकार और प्रेसिडेंट के प्लेजर तक ही कोई भी शख्स गवर्नर बना रह सकता है, तो हो सकता है ये मॉरल प्रेशर के रूप में भी काम करे। रोहित, बिल्कुल आंचल, क्योंकि लालकृष्ण आडवाणी ने जब इस मामले को लेके गए थे सीबीआई सुप्रीम कोर्ट, तब लालकृष्ण आडवाणी ने कहा था कि क्योंकि बहुत लंबी प्रोसेस थी, 183 लोगों की गवाही हुई थी, वापस सबको एक जगह लाना बड़ा मुश्किल होगा। ये ग्राउंड्स दिए गए थे लालकृष्ण आडवाणी की ओर से भी। देखिए, दलीलें काफी दी गई। आडवाणी की तरफ से ये भी कहा गया कि देखिए सीबीआई सोती रही। ये 2001 का जो ऑर्डर था जहां पर डिस्चार्ज और क्लीन चिट मिली थी आडवाणी समेत तमाम बीजेपी नेताओं को, उसको बैकडोर से लाकर कानूनी पेचीदगियों का फायदा उठाकर एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के तहत इस मामले को रिवाइव करने की कोशिश की गई 2011 में जो है पिटीशन फाइल करके। तो कहीं ना कहीं आडवाणी की तरफ से ये दलीलें दी गई कि इस मामले में असलम भूरे का जो फैसला आया था, जिसमें सबको क्लीन चिट मिल गई थी, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया था, उसके बाद जो है पूरी तरह से ये सीबीआई राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनको फिर से ये बैकडोर से मामले की प्रोसीडिंग फिर से चला रही है, लेकिन तमाम दलीलों को दरकिनार कर दिया, खारिज करके कोर्ट ने। रोहित, ठीक है आंचल, आप मेरे साथ बने रहिए। इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें कि लालकृष्ण आडवाणी समेत 13 लोगों को झटका लगा है। लालकृष्ण आडवाणी के अलावा मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और कुछ वीएचपी लीडर्स थे जिनके खिलाफ सीबीआई सुप्रीम कोर्ट चली गई थी, जिसमें अपील की गई थी कि 120B जो हटाया गया है वो ठीक नहीं है, इसके तहत इन पर मुकदमा चलना चाहिए। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन सभी नेताओं के ऊपर से 120B को हटा दिया था। दरअसल सबसे पहले मुकदमा शुरू हुआ था रायबरेली में, जहां पर एक विशेष अदालत बनाई गई थी, जहां पर 120B नहीं लगाया गया था। फिर यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में गया, वहां पे भी इसे बरकरार रखा गया, लेकिन सीबीआई इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई और अभी कुछ देर पहले सीबीआई ने फैसला सुनाया है कि इन सभी नेताओं को 120B के तहत इन पर मुकदमा चलाया जाएगा। आंचल, अभी इस फैसले के बाद जो आडवाणी पक्ष के वकील हैं उनकी ओर से अभी तक किसी तरह की कोई बात की गई, कोई दलीलें क्या दी गई कोर्ट में, इन सब के बारे में बताएं। घटता है 25 साल बाद एक बार फिर से जो बाबरी विध्वंस का मामला है, जिसे कहा जाता है कि आडवाणी के लिए तो खास तौर से हमेशा से ही कहा गया कि घोस्ट ऑफ बाबरी हैज बीन ऑलवेज हॉन्टिंग हिम, यानी कि वो विध्वंस का जो मामला था वो हमेशा से ही एक तलवार की तरह आडवाणी के सर पे लटक रहा था। और खास तौर से अगर इसकी पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस देखी जाए रोहित, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री आडवाणी नहीं बन सके, लेकिन ये जरूर माना जाता है कि कम से कम रायसीना हिल्स राष्ट्रपति जरूर बनना चाहते हैं। तो उस तरह के पॉलिटिकल फ्यूचर पर इस फैसले के बाद कंप्लीट, जिसे कहा जा सकता है कि विराम सा लग गया है। नंबर 1। नंबर 2, अगर इस मामले में जिस तरह से कोर्ट का आदेश है कि सेशन कोर्ट पहले चार्जेस फ्रेम करेगा बाबरी विध्वंस मामले में 120B के तहत और उसके बाद ट्रायल चलेगा, तो ये हालांकि कोर्ट ने कहा है कि 2 साल में खत्म हो, लेकिन अपने आप में ये जो फैसला है
ये पॉलिटिकल करियर के ऊपर पूरी तरह से स्टॉप लगाने के लिए काफी है। रोहित, बिल्कुल जाहिर सी बात है, झटका तो है ही, एक बड़े झटके के तौर पर इसको देखा जा रहा है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या इनके वकील की ओर से अभी तक कोई स्टेटमेंट आया है, कोई बात हो पाई आपकी? देखिए, अभी वकीलों की टिप्पणियां नहीं आई हैं, क्योंकि अब ये एक तरह से फैसला अभी प्रोनाउंस ही किया गया है। रोहित, 50 से ज्यादा पन्ने हैं, मेरा आकलन ये कहता है, क्योंकि जिस तरह से ये मोटी जजमेंट थी, करीब 50 से ज्यादा पन्ने होने चाहिए, हर पक्ष को दिखा जाएगा। ये जरूर ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी वकील या कोई भी जो याचिकाकर्ता होता है वो ये नहीं चाहेगा कि वो आखिरी वक्त तक लड़े ना अपनी कानूनी लड़ाई। तो इस फैसले के खिलाफ भी माना जा सकता है रिव्यू पिटिशन होगा, हो सकता है क्यूरेटिव पिटिशन भी दाखिल हो, लेकिन उसमें स्ट्राइक रेट और परसेंटेज बहुत कम होती है रिलीफ मिलने की। 1% केसेस के अंदर ही कोई रिलीफ मिल पाता है, और ऑलरेडी जो केस 25 साल तक लटक चुका है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें देखिए अपना मन साफ तौर पर जाहिर कर दिया है, जिस कड़े अंदाज में कोर्ट ने कहा है कि 2 साल में हर हाल में ये पूरा का पूरा ट्रायल खत्म हो, डे टू डे हियरिंग हो, जज को रीजंस रिकॉर्ड करने पड़े कि आखिरकार कोई एडजर्नमेंट ना हो। तो ये बिल्कुल जाहिर सी बात लग रही है इस मामले में कि कोर्ट किसी भी किस्म की आनाकानी या अब डिले को बर्दाश्त नहीं करना चाहता। बिल्कुल, जैसा कि आप कह भी रहे हैं कि अगर रिव्यू पिटिशन वगैरह होता भी है तो उसको भी फिर बहुत जल्द कोर्ट करेगा, जिस तरह से अभी तक रुख दिख रहा है कोर्ट का। हेलो रोहित, आप अपना सवाल दोहरा पाएंगे? अच्छा, मैं आपसे कह रहा हूं कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि रिव्यू पिटिशन का भी चांस है, क्यूरेटिव पिटिशन का इनके पास चांस है, अगर जाते भी हैं और जो हो सकता है ऑब्वियसली जाएंगे उसमें भी, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत डिले नहीं होगा, बहुत फटाफट होगा उस पर भी। नहीं, डिले हो या ना हो, लेकिन उसमें रिलीफ मिलने के चांसेस तो रोहित पहले ही कम हो जाते हैं। दूसरे, रिव्यू पिटिशन की जब सुनवाई होती है तो वो एक क्लोज कोर्ट में होती है, ओपन कोर्ट में नहीं होती है, यानी कि वो सिर्फ सर्कुलेशन से होता है, जजों के पास फाइलें जाती हैं, उसमें वो फाइलें पढ़ते हैं और अल्टीमेटली अपना फैसला सुना देते हैं। वकीलों को जिरह करने का मौका नहीं मिलता है, और वो बहुत पूरा प्रोसेस ज्यादा वक्त नहीं लगाता है, बहुत क्विकली हो जाता है। लेकिन उसके अंदर बात यह है कि उसके अंदर भी ये नहीं होता है, और कोर्ट खुद कह रहा है, क्योंकि उसकी बेंच के पास रिव्यू के लिए भी जाएगा। अगर कोर्ट खुद ही कह रहा है कि हर रोज इस मामले का डे टू डे ट्रायल होना चाहिए, तो ये चांसेस ना के बराबर हैं कि स्टे हो, और अगर स्टे नहीं होता है तो ऐसे मामले में वैसे भी अपने आप में ही कोई रिलीफ नहीं रहता है। रोहित, ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए, आपके पास हम लौटेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये बहुत बड़े झटके के तौर पर इसे देखा जा रहा है लालकृष्ण आडवाणी समेत 13 उन नेताओं के लिए जिन पर 120B के तहत अब मुकदमा चलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को बिल्कुल साफ कर दिया है। बहुत लंबी ये प्रोसेस थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि 120B यानी कि आपराधिक साजिश रचने का जो हटाया गया था वो अब वापस 120B के तहत इन सभी नेताओं पर लगाया जाएगा, जिसमें लालकृष्ण आडवाणी हैं, मुरली मनोहर जोशी हैं, उमा भारती हैं और कुछ विश्व हिंदू परिषद के नेता शामिल हैं। और इस वक्त हम सीधा सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करेंगे। आशीष सिन्हा हमारे संवाददाता हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए हैं। आशीष, ये बहुत बड़े झटके के तौर पर इसको देखा जा रहा है लालकृष्ण आडवाणी के लिए भी, और जो तमाम नेता हैं, शायद उम्मीद नहीं की होगी कि 25 साल के बाद ये सब कुछ देखना पड़ेगा अब। जाहिर तौर पर एक बड़ा झटका है रोहित, क्योंकि सीबीआई की जो अपील थी सुप्रीम कोर्ट ने उसको अलाउ कर दिया है, जिसका मतलब साफ है कि अब विवादास्पद ढांचा गिराने के मामले में साजिश के तहत इन लोगों पर मुकदमा चलेगा। आंचल हमारे साथ हैं। आंचल, सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस बात के संकेत दे दिए थे कि 120B लगाया जाएगा। कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया था कि 17 सालों से केवल एक तकनीकी खामी की वजह से मामला लंबित है। तो ऐसे में जो कोर्ट का जजमेंट है वो एक्सपेक्टेड था। कोर्ट ने डिटेल में और अपने ऑर्डर में क्या कहा? देखिए, सबसे पहले पॉइंटर्स बता देते हैं कि इस ऑर्डर में क्या क्या रहे। सबसे पहले तो सीबीआई की अपील अलाउ हो गई है, यानी कि इस पूरे के पूरे मामले में आपराधिक षड्यंत्र का मामला आडवाणी समेत 6 बीजेपी और वीएचपी के नेताओं के खिलाफ चलेगा, नंबर 1। नंबर 2, ये ज्वाइंट ट्रायल होगा, लखनऊ की विशेष अदालत में होगा। नंबर 3, कोर्ट ने कल्याण सिंह के केस में खास तौर से कहा है, क्योंकि वो इस वक्त मौजूदा गवर्नर है, उनको संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत इम्यूनिटी मिली हुई है, तो जैसे ही वो अपना ऑफिस छोड़ते हैं उनके खिलाफ भी केस ये रिवाइव किया जा सकता है। अब ये मोदी सरकार की कॉल होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी ऐसे मामले में गवर्नर रहता है वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट तक रहता है। तो ऐसे मामले में जब एक शख्स के खिलाफ देश की सबसे बड़ी अदालत ने निर्देश दिया हो कि आपराधिक षड्यंत्र का मामला चले, तो ऐसे मामले में क्या मोदी सरकार, क्योंकि मोदी सरकार की रिकमेंडेशन राष्ट्रपति के पास जाएगी, कंटिन्यू करने देगी कल्याण सिंह को। उसके बाद एक और अहम चीज जो आ जाती है, कोर्ट ने कहा कि जो फ्रेमिंग होंगे चार्जेस के अंदर, इसमें भी कोर्ट ने एक डेडलाइन दी है। कोर्ट ने कहा है ये 4 हफ्ते के अंदर पूरे हो जाएंगे। कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि डे टू डे
ट्रायल इस मामले का होगा जब तक पूरा ट्रायल खत्म नहीं हो जाता है। कोर्ट ने कहा ये ट्रायल की शुरुआत नए सिरे से नहीं होगी, क्योंकि ये भी एक आशंका जताई गई कि भैया आप शिफ्ट कर देंगे ट्रायल को, विटनेसेस को एग्जामिन करना पड़ेगा। तकरीबन 800 विटनेसेस हैं, बहुत सारे विटनेसेस हैं, तो उनको री एग्जामिन करना होगा। इसका मतलब है ट्रायल फिर से शुरू होगा। 25 साल से पहले ही मामला लंबित है, तो अब और 25 साल लग जाएंगे। लेकिन कोर्ट ने कहा नथिंग डूइंग, एक तो डी नोवो ट्रायल नहीं होगा, इसका मतलब नए सिरे से कोर्ट की ट्रायल की शुरुआत नहीं होगी। उसके बाद कोर्ट ने यह भी कहा कि जो जज इस मामले की सुनवाई करेगा उसका ट्रांसफर नहीं होगा, यानी 2 साल तक वही जज सुनवाई करेगा, एक भी दिन एडजर्नमेंट नहीं होगी। अगर एडजर्नमेंट दी भी जानी होगी, जज साहब को लगेगा बिल्कुल मुमकिन नहीं है, तो उनको रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि सीबीआई को निर्देश दिया कि जिस तरह का लचर रवैया रहता है, विटनेसेस नहीं मौजूद होते, उन्होंने कहा सीबीआई इंश्योर करे कि उस दिन कोई ना कोई हर रोज एक विटनेस जरूर हो जिसका एग्जामिनेशन हो सके। कोर्ट ने यह भी एक डेडलाइन अल्टीमेटली दे दी है। सेशन जो है कोर्ट वो 2 साल के अंदर अंदर ये पूरा ट्रायल कंप्लीट करेगा। और अगर किसी पार्टी को भी लगता है कि कोई दिक्कत आ रही है या कोर्ट का ऑर्डर लेटर और स्पिरिट में नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंप्लेनेंट्स भी हैं, तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। आडवाणी की तरफ से असलम भूरे के जजमेंट का रेफरेंस दिया गया था। अपने बचाव में इन लोगों ने हर प्रयास किए थे। असलम भूरे के जजमेंट का उदाहरण दिया, कहा कि ऐसा ही मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था, वो खारिज हो चुका था। और दूसरा ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में संविधान के अनुच्छेद 142 के अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकती। क्या दलीलें दी गई थी आडवाणी की तरफ से और सीबीआई की तरफ से? और देखिए आशीष, ये बहुत दिलचस्प है कि हमारा कानून ये कहता है कि किसी भी जजमेंट की फिनैलिटी होनी चाहिए, यानी कि एक बारी अगर फैसला सुना दिया जाए सुप्रीम कोर्ट, देश की सबसे बड़ी अदालत द्वारा, तो वो फाइनल माना जाना चाहिए, बार बार री एजिटेट करने की कोशिश नहीं करनी जानी चाहिए। लेकिन ये केस एक्सेप्शन है। उसका कारण ये है कि सीबीआई, ये देश के इतिहास का वो केस है कि अगर किसी को कोई केस खत्म करना तोते के पास कर दो, आपका केस खत्म है। पिछले 25 साल में ठीक है आशीष और आंचल, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी हम आपसे लगातार बातचीत करते रहेंगे। तो जैसा कि आशीष हमारे साथ मौजूद थे और आंचल आनंद भी हमारे साथ मौजूद थी, जो कि बता रही थी कि इस फैसले में क्या है, बिल्कुल ये स्पष्ट कर दिया गया है कि अब किसी भी तरह की कोई भी ढिलाई इसमें नहीं बरती जाएगी। और जो कुछ पॉइंटर्स बताए आंचल ने कि 2 साल तक केस चलेगा और जो जज इस केस को हियर करेगा उसका किसी भी तरह से ट्रांसफर नहीं होगा, यानी कि 2 साल तक एक ही जज रहेगा और इस केस को पूरा किया जाएगा। 2 साल के अंदर डे टू डे बेसिस पर इसकी हियरिंग होगी। तो फैसला जो है इसके कई पॉलिटिकल रिफ्लेक्शंस भी होंगे जो कि आने वाले वक्त में बिल्कुल साफ हो पाएंगे। लेकिन यह जरूर है कि इन सभी नेताओं की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जैसा कि अभी आंचल ने भी बताया कि चूंकि राज्यपाल हैं कल्याण सिंह, तो जब तक वो इस पद पर रहेंगे उन पर कोई असर इसका नहीं पड़ेगा। लेकिन यह भी कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जिस दिन वो राज्यपाल का पद छोड़ते हैं तो फिर उन पर जो केस है वो जरूर चलेगा। कुल 13 लोग थे इस मामले में जिन पर आरोप लगाया गया था कि साजिश उन्होंने रची थी, जो विवादित ढांचा था उसको गिराने की साजिश रची गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस आपराधिक साजिश के तहत, यानी कि 120B के तहत इन सभी पर केस चला जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हटा दिया था 2010 में, मई 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह आरोप हटा दिया था, जिसके बाद सीबीआई पहुंच गई थी सुप्रीम कोर्ट। और इस फैसले से जुड़ी कुछ बड़ी बातें क्या हैं वो देख लीजिए आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। आडवाणी समेत 13 लोग हैं जिनके खिलाफ अब मुकदमा चलेगा 120B के तहत, यानी कि आपराधिक साजिश के तहत अब इन सभी नेताओं पर मुकदमा चलाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद। धारा 120B का मतलब होता है कि आपराधिक साजिश, यानी कि आपराधिक साजिश रचने का आरोप इनके ऊपर है। अब इसी के तहत मुकदमा चलेगा। 2 साल के अंदर इस पूरे मामले की सुनवाई पूरी की जाएगी, यह भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट में। चूंकि गवर्नर पद पर हैं कल्याण सिंह, इसलिए उन्हें राहत है तब तक जब तक वो इस पद पर बने हुए हैं। तो बड़ा फैसला है ये बाबरी विध्वंस मामले में सुप्रीम कोर्ट का। मुरली मनोहर जोशी एक्सेट्रा उसको ट्रांसफर कर दिया है लखनऊ कोर्ट में, और लखनऊ कोर्ट में बोला है कि 4 हफ्ते में इनके खिलाफ 120B के चार्जेस फ्रेम होंगे, जो कि रायबरेली की कोर्ट में नहीं थे, और 2 साल के अंदर ट्रायल कंक्लूड करने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। इस मामले में कल्याण सिंह भी एक अभियुक्त थे, तो कल्याण सिंह अभी राजस्थान के गवर्नर ने, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा है कि उनको इम्यूनिटी है आर्टिकल 361 में, तो जब तक वो गवर्नर रहेंगे उनके खिलाफ ट्रायल नहीं चलेगा। जैसे वो गवर्नर
की पोस्ट उनकी खत्म हो जाएगी, उनके खिलाफ एडिशनल चार्ज फ्रेम करके उनके खिलाफ भी प्रोसीडिंग चलेगी। सर, अगर ऐसे मामले में किसी गवर्नर या किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे किसी आदमी के खिलाफ इस तरह का फैसला आता है तो क्या मोरल ग्राउंड पे वो रिजाइन कर सकते हैं? हाँ, मोरल ग्राउंड पे उनको रिजाइन कर देना चाहिए, बट उनको कॉन्स्टिट्यूशन में इम्यूनिटी मिली हुई है, तो जब तक वो गवर्नर है तब तक वो रह सकते हैं। कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल बार नहीं है कि वो रिजाइन करें, बट मोरल ग्राउंड पे अगर वो करना चाहें कर सकते हैं। मुरली मनोहर। तो आशीष हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, अब ये फैसला है, जाहिर सी बात है मुश्किलें तो बढ़ेंगी, लेकिन आने वाले वक्त में इसके पॉलिटिकल रिफ्लेक्शंस भी बहुत देखने को मिलेंगे, खासतौर पर आडवाणी के लिए जिनका नाम चल रहा था राष्ट्रपति पद के लिए। रहना जरूरी है। तो ये तुम्हारे लिए आशीष, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल। आशीष, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अब कहीं ना कहीं इसके जो पॉलिटिकल रिफ्लेक्शंस हैं वो भी बहुत जल्द इस मामले के देखने को मिलेंगे। जरूर मिलेंगे, भले ही खबर देश की सबसे बड़ी अदालत से मायने सियासी होंगे। आंचल हमारे साथ हैं। आंचल, खबर यहां से निकली है, कोर्ट का फैसला है, लेकिन माने इसके सियासी होंगे। देखिए, मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी जी का तो नाम ही चल रहा था, राष्ट्रपति चुनाव बिल्कुल होने वाले हैं, जुलाई के अंदर वैकेंसी क्रिएट हो रही है। आडवाणी जी के बारे में कहा जाता है कि प्रधानमंत्री बनने की उनकी चाह पूरी नहीं हो पाई, कम से कम राष्ट्रपति वो बनना चाहते थे, लेकिन ये केस में सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद अब वो चांसेस जीरो हो जाते हैं, क्योंकि आवाज मिलने में कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट है जिसकी वजह से सीधी आवाज उनकी हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके जो रिफ्लेक्शंस है, पॉलिटिकल रिफ्लेक्शंस बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। जुलाई में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं, दोनों ही नेताओं के, जैसा कि आंचल भी बता रही थी कि मुरली मनोहर जोशी और लालकृष्ण आडवाणी दोनों के नाम चल रहे थे राष्ट्रपति पद को लेकर। हो सकता है कि कहीं ना कहीं इस फैसले का असर, जो रिफ्लेक्शन है, वो वहां देखने को मिले। तो फिलहाल हम खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, क्या बड़ी बातें वो अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। आडवाणी समेत 13 लोग हैं जिनके खिलाफ अब आपराधिक साजिश रचने का मुकदमा चलाया जाएगा, और डे टू डे बेसिस पर यह चलाया जाएगा। 120B के तहत यह मुकदमा चलेगा और 2 साल के अंदर टाइम लिमिट भी तय कर दी गई है कि 2 साल के अंदर इस मामले की सुनवाई पूरी हो। तो बाबरी विध्वंस मामले में सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला आया है, जिसकी बड़ी बातें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। लालकृष्ण आडवाणी हैं, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और कुछ विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं जिन पर आरोप है कि उन्होंने विवादित ढांचे को ढहाने के लिए आपराधिक साजिश रची थी, लेकिन पहले ये आरोप हटा लिया गया था, 120B को हटा लिया गया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन सभी नेताओं पर 120B के तहत ये मामला चलाया जाएगा। 2 साल के अंदर सुनवाई की जाएगी। जो जज इस मामले को हियर करेंगे उनका ट्रांसफर भी इन 2 सालों के दौरान नहीं होगा, चूंकि गवर्नर हैं कल्याण सिंह इस समय, तो ऐसे में उनको कॉन्स्टिट्यूशन की धारा 361 के तहत वो इम्यूनिटी हासिल है, और फिलहाल जब तक वो इस पद पर हैं उन पर केस नहीं चलेगा। और इस वक्त हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया जी जुड़ गए हैं। दीपक जी, किस तरह से देख रहे हैं, ये बहुत बड़े झटके के तौर पर इसको देखें? देखिए, राजनीतिक तौर पर अगर कहा जाए तो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी और लालकृष्ण आडवाणी को इस निर्णय के बाद बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि उम्मीद की जा रही थी कि उनका नाम राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के लिए चल सकता है। ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आदेश दे दिया हो, तब ये फैसला आना एक बड़े राजनीतिक झटके की तरह होगा, क्योंकि ये अपने आप में एक स्पीड ब्रेकर साबित होगा कि वो इस पद के लिए आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसके राजनीतिक मायने कई हैं, और इसके राजनीतिक मायना ये भी है कि विरोधियों को एक बार फिर से घेरने का मौका मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन चूंकि अब आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को मार्गदर्शक मंडल में शामिल कर दिया गया है, और उनको वो दोनों किसी पद पे नहीं है, सिर्फ उमा भारती को छोड़ के, जो कि इस वक्त केंद्र के अंदर मंत्री बनी हुई है, तो उनका राजनीतिक तौर पर उनके पद को तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन एक जो राजनीतिक तौर पर आगे जाने की बात थी लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति पद के लिए, उस पर एक स्पीड ब्रेकर जरूर रखेगा।
बिल्कुल। दीपक जी, क्या इस फैसले को एक्सपेक्ट किया जा रहा था? क्योंकि अब तक की हियरिंग में जिस तरह का सुप्रीम कोर्ट का रुख था और ये भी कहा था कि टेक्निकल वजह से इसको रद्द कर देना, हटा देना ये ठीक नहीं है, तो इस तरह का फैसला एक्सपेक्ट किया जा रहा था? देखिए, कानूनी तौर पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूं कि इस तरह का फैसला एक्सपेक्ट किया जा रहा था या नहीं किया जा रहा था, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि इस फैसले पर सबकी निगाहें इसलिए लगी हुई थी क्योंकि सब लोग जानना चाहते थे कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या रुख लेता है, क्योंकि लोअर कोर्ट इससे पहले इस पर अपना रुख ले चुका था और एक तरह से साफ कर चुका था कि कुछ लोगों पर मुकदमा नहीं चलाया जाए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सरकार गई, जो यूपीए सरकार थी, और उसके बाद ये तमाम निर्णय लिए गए। ये साबित करते हैं कि केस उन पर अभी भी स्टैंड करता है। भले से लिम्राहन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में जो कुछ भी कहा हो, लेकिन आज इंडिकेशन सुप्रीम कोर्ट के बाद ये साफ हो जाएगा कि इस मस्जिद को गिराने की साजिश या ढांचे को गिराने की साजिश में साजिश का केस चलना है या नहीं, इस पर एक स्पष्ट संकेत आ गया है। तो जाहिर सी बात है, जो राजनीतिक संगठन इसके विरोध में खड़े थे वो एक बार फिर से मुखर विरोध करने लगेंगे मंदिर मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का। तो इसका कहीं ना कहीं असर उमा भारती पर भी पड़ेगा। वो केंद्र सरकार में उमा भारती मंत्री है, फिर नैतिकता की बात उठ जाएगी, विरोधी इस बात को लेकर मुखर हो जाएगा। देखिए, नैतिकता की बात तो उठेगी, लेकिन इससे पहले भी जो निर्णय आया था उसमें डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने एक पॉलिटिकल स्टैंड लिया था और उनका पॉलिटिकल स्टैंड ये था कि अगर मुझ पर मुकदमा चलता है तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन उस इस्तीफे को अटल बिहारी वाजपेयी ने मंजूर नहीं किया था और ये कहा था कि ये पूरा का पूरा एक राजनीतिक केस है। क्या हालात बने थे अयोध्या में उस दिन, ये सभी लोग जानते हैं, इसलिए प्रत्यक्ष तौर पर किसी को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं होगा। तो मुझे नहीं लगता कि उमा भारती के मंत्री पद पर किसी तरह का कोई खतरा खड़ा होगा। लेकिन हाँ, जहां तक लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जी की बात है, तो उनके संदर्भ में जरूर कहा जा सकता है कि आने वाले पदों की, जो कि संवैधानिक पद है, उसकी रेस से वो लगभग बाहर हो जाएंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक जी हमसे जुड़ने के लिए और ये तमाम चीजें बताने के लिए। तो जैसा कि बताया, हमारे साथ दीपक चौरसिया एडिटर इन चीफ जुड़े थे। उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल, जिसकी हम बात भी कर रहे हैं लगातार, कि पॉलिटिकल रिफ्लेक्शंस देखने को मिलेंगे और खासतौर पर मुरली मनोहर जोशी और लालकृष्ण आडवाणी के लिए ये फैसला जो है एक बड़े झटके के तौर पर है, क्योंकि अभी जुलाई की अगर हम बात करें तो जुलाई में राष्ट्रपति पद का चुनाव होना है। तो ऐसे में वहां मुश्किल हो सकती है। आशीष सिन्हा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, आप कोर्ट में मौजूद हैं, क्या अभी किसी वकील से इस बारे में बातचीत हो पाई है इस फैसले के बाद अभी तक? देखिए, हाजी महमूद के जो वकील हैं उनकी तरफ से जरूर रिएक्शन आया है, लेकिन के वेणुगोपाल, लालकृष्ण आडवाणी के वकील थे, उनकी तरफ से भी कोई रिएक्शन नहीं मिला है। एक बड़ा झटका है। आंचल हमारे साथ में, आंचल जब आप कोर्ट रूम में मौजूद थी तो उस समय का माहौल क्या किसी वकील से बात की जजमेंट आने के बाद? नहीं, वकील सारे के सारे, हालांकि वकीलों का वेणुगोपाल, लालकृष्ण आडवाणी के वकील थे, उनकी तरफ से भी कोई रिएक्शन नहीं मिला है। एक बड़ा झटका है। आंचल हमारे साथ में, आंचल जब आप कोर्ट रूम में मौजूद थी तो उस समय का माहौल क्या किसी वकील से बात की जजमेंट आने के बाद? नहीं, वकील सारे के सारे, हालांकि वकीलों का उनका ये कहना था कि आपके हाथ में जजमेंट आ गई है। मैंने कहा हाँ, मैं टाइपूट सेलेक्ट कर रही हूँ। मेरा लाइसेंस करने की मूड पर जरूर बात होती है, लेकिन टेंशन हाई वोल्टेज हाई टेंशन और इसकी कोई दो राय नहीं है। पूरा कोर्ट रहता है मामले में 13 मुरली मनोहर जोशी एक्सेट्रा उसको ट्रांसफर कर दिया है लखनऊ कोर्ट में और लखनऊ कोर्ट में बोला है कि 4 हफ्ते में इनके खिलाफ 120B के चार्जेस फ्रेम होंगे, जो कि रायबरेली की कोर्ट में नहीं थे, और 2 साल के अंदर ट्रायल कंक्लूड करने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। इस मामले में कल्याण सिंह भी एक अभियुक्त थे, तो कल्याण सिंह अभी राजस्थान के गवर्नर ने, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा है कि उनको इम्यूनिटी है आर्टिकल 361 में, तो जब तक वो गवर्नर रहेंगे उनके खिलाफ ट्रायल नहीं चलेगा। जैसे ही वो गवर्नर की पोस्ट उनकी खत्म हो जाएगी, उनके खिलाफ एडिशनल चार्ज फ्रेम करके उनके खिलाफ भी प्रोसीडिंग चलेगी। सर, अगर ऐसे मामले में किसी गवर्नर या किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे किसी आदमी के खिलाफ इस तरह का फैसला आता है, तो क्या मोरल ग्राउंड पे वो रिजाइन कर सकते हैं? हाँ, मोरल ग्राउंड पे उनको रिजाइन कर देना चाहिए, बट उनको कॉन्स्टिट्यूशन में इम्यूनिटी मिली हुई है, तो जब तक वो गवर्नर है तब तक वो रह सकते हैं। कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल बार नहीं है कि वो रिजाइन करें, बट मोरल ग्राउंड पे अगर वो करना चाहे कर सकते हैं। मुरली मनोहर जोशी। तो बाबरी विध्वंस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आ गया है। कोर्ट ने ये कहा है कि
आडवाणी, जोशी, उमा भारती समेत 13 लोग हैं जिन पर आपराधिक साजिश का केस चलेगा। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब रोजाना सुनवाई के आदेश भी दिए हैं और यह भी कहा गया है कोर्ट की तरफ से कि स्पेशल कोर्ट 2 साल में इस पूरे मामले की जो सुनवाई है उसे पूरा कर ले। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के नेता जीवीएल नरसिम्हन साहब जुड़ गए हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं नरसिम्हन साहब इस फैसले को? वो फैसला नहीं है कोर्ट का, जो भी अभी आज मॉर्निंग जो कोर्ट ने आदेश दिया है, ऑर्डर दिया है, इसको हम स्टडी करेंगे। पूरा स्टडी करने के बाद ही हम किसी स्पेसिफिक कमेंट हम कर पाएंगे। अभी फिलहाल जो खबर मिल रही है तो कोर्ट कुछ नेताओं के, हमारे नेताओं के ऊपर ट्रायल करने का आदेश दिया है। हम उसको स्टडी करके इसकी जवाब आपको दे पाएंगे। अभी फिलहाल हमारे लिए खबर है, हम इस पे कंसिडर्ड रिस्पॉन्स टिप्पणी जो है थोड़ी शाम को करेंगे, दोपहर के समय। ये सेटबैक है बीजेपी के लिए? बिल्कुल नहीं है, तो क्योंकि ट्रायल चलाना कोई सेटबैक अपने आप में नहीं है। हमें पूरी उम्मीद है ये हमारे जो भी आरोप लगे हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद है। तो जब भी इस पे कार्रवाई होगी तो हमारे नेताओं पर कोई आंच नहीं लगेगी, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। आगे क्या करने वाले हैं? हाँ जी, आगे अब अगला कदम क्या रहेगा? आगे क्या करने वाले हैं आप? पहले विचार के लिए नहीं जी, पहले कोर्ट का ऑर्डर जो है उसको स्टडी करेंगे, उसके बाद ही हम डिटेल्ड रिस्पॉन्स आपको दे पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े थे और उनका कहना है कि अभी इंतजार है कि एक डिटेल्ड जो पूरे जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का वो आएगा, उसको स्टडी करेंगे और उसके बाद बीजेपी फिर आगे तय करेगी कि क्या करना है। तो हम आपको बता रहे थे कि क्या हुआ इस पूरे मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि अब स्पेशल कोर्ट 2 साल में इस मामले की सुनवाई पूरी करेगा और इसके साथ ही रायबरेली से यह केस अब लखनऊ ट्रांसफर कर दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस आर्डर को सेटिस्फाइड कर दिया है और ये कहा है कि इनके खिलाफ जैसे पुरानी चार्जशीट दाखिल थी, 1994 में चार्जशीट दाखिल हुई थी और दोनों केसेस एक साथ चल रहे थे उस वक्त। एक जजमेंट की वजह से यहाँ 2001 का जजमेंट था भल्ला साहब का, उसकी वजह से दोनों अलग अलग हो गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, दोनों एक साथ चलेंगे और कॉन्स्पिरेसी केस भी बहाल हो गया, तो इसलिए केस अब लखनऊ में चलेगा। डे टू डे हियरिंग की बात क्या लग रहा है कि अब क्या मस्जिद बनाए जाने का रास्ता? देखिए, मस्जिद, इसका कोई ताल्लुक मस्जिद बनाने से नहीं है। इसका ताल्लुक है इस मुकदमे का उन लोगों को सजा देने से जिन लोगों ने मस्जिद को डिमोलिशन किया था या उसकी साजिश की थी। इसका कोई ताल्लुक टाइटल केस से नहीं है। यह है फौजदारी का केस, इसमें सजा दी जाती है। अगर मुलजिम पाए जाएंगे तो सजा दी जाएगी वरना छोड़ दिया जाएगा। इसका कोई ताल्लुक मस्जिद के कंस्ट्रक्शन या रिकंस्ट्रक्शन से नहीं है। क्या लग रहा है कि 2 साल का जो वक्त दिया गया है, डे टू डे हियरिंग की बात की गई है, सजा मिलेगी? अब देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा किया, इसको अब कोई इग्नोर फैसला होगा और हमें उम्मीद ये है कि चूंकि इन लोगों ने डिमोलिश में तकरीरें भी की हैं, सबके सामने है और गवाहियां काफी हद तक हो चुकी हैं, ज्यादातर हिंदू गवाह हैं उसमें, वहाँ के जो अखबार वाले लोग ही गवाह हैं, तो हमें उम्मीद है कि उनके गवाही की रोशनी में सजाएं होंगी इन लोगों को। This is not a case of title. This relates to the case of. तो इस वक्त की बड़ी खबर जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, बाबरी विध्वंस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। आडवाणी, जोशी और उमा भारती के लिए ये एक बड़ा झटका है। कुल 13 लोग हैं जिनके लिए ये बड़ा झटका है और अब इन सभी पर 120B के तहत यानी कि आपराधिक साजिश रचने के आरोप के तहत अब केस चलेगा, ट्रायल चलेगा। बाबरी विध्वंस मामले में यह फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का। अब इस आरोप के तहत कि जो विवादित ढांचा था उसको गिराने में जो साजिश हुई थी, उस आरोप के तहत इन सभी नेताओं पर केस चलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में अभी अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है और साथ ही यह भी कहा है कि 2 साल में इस मामले की सुनवाई को पूरा किया जाए। उसके साथ ही रायबरेली से लखनऊ इस केस को ट्रांसफर कर दिया गया। ये कुछ बड़ी बातें हैं जो कि इस मामले से जुड़ी हुई हैं और यह भी कहा गया है कि इस केस से जुड़े जो जज हैं अब उनका तबादला नहीं होगा, यानी कि ट्रांसफर पर रोक भी लगा दी गई है। और इस वक्त एडिटर न्यूज आंचल आनंद हमारे साथ जुड़ गई हैं जो कि इस पूरे मामले को बड़ी बारीकी से देख रही है। आंचल, एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि जो पूरा जो हुआ सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन जो हुआ वो एक बार फिर से आप बताइए, जो अभी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए।
बिल्कुल रोहित, पॉइंटर्स के जरिए आपको बता देते हैं ताकि लोगों को समझने में आसानी हो। सबसे पहले तो जो तलवार लटकी के पीछे पक्षी हो डालते मामले में क्या होगा, आपराधिक षड्यंत्र का मामला आडवाणी और बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ चलेगा या नहीं चलेगा, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि हाँ, आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, साध्वी विडम्बरा, विनय कटियार, ये सबके खिलाफ जो है वो बाबरी मस्जिद ध्वंस मामले में षड्यंत्र रचने का, यानी कि एक प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी सोच समझकर बाबरी का जो ढांचा है उसका बाबरी ढांचे को गिराया गया। तो ये मामला अब सुनवाई के लिए चलेगा और ये लखनऊ की अदालत में होगा। ये बाकी कार सेवक जो है उनके खिलाफ मामला लखनऊ की अदालत में पहले से ही चल रहा है, वहीं पर ये जॉइंट ट्रायल होगा। नंबर 3, ये डे टू डे हियरिंग होगी। जज को सख्त हिदायत दी गई है कि मामले में एडजर्नमेंट ना ग्रांट करें। सीबीआई को सख्त हिदायत दी गई है कि वो हर रोज इंश्योर करे कि कोई ना कोई विटनेस हो। कोर्ट ने ये डेडलाइन सेट कर दी है कि 2 साल के अंदर इस पूरे मामले का निपटारा हो जाना चाहिए और इस दौरान जो जज इस मामले की सुनवाई करेगा उसका ट्रांसफर नहीं किया जाएगा और जहां तक फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज की फॉर्मेलिटी होती है उसको भी अगले 1 महीने के अंदर कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो ठीक है, चल आप मेरे साथ बने रहिएगा, आपके पास मैं आऊंगा अभी थोड़ी देर में। Who are responsible for the demolition of the Babri Masjid, framed charges will be framed against them, and it will be ensured that justice must be done in the Babri Masjid demolition case. From the last 25 years, we all were waiting that finally justice must be done as far as the case of the Babri Masjid demolition is concerned. And people have made provocative speeches. They have worked against the national integration. They have worked for creating. तो जो 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं ये वो 3 बड़े नाम हैं जिन पर असर पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का। हालांकि अभी सिर्फ ट्रायल चलेगा, ट्रायल को मंजूरी दी है सुप्रीम कोर्ट ने। 120B के तहत इन तीनों नेताओं पर, यानी कि इन तीनों समेत कुल 13 नेता हैं जिन पर ट्रायल चलेगा 120B के तहत। ये बड़ा फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें लालकृष्ण आडवाणी का नाम है, उमा भारती का नाम है, मुरली मनोहर जोशी का नाम है, लालकृष्ण आडवाणी का नाम है, विश्व हिंदू परिषद के कुछ नेता हैं उनका नाम है। लेकिन कल्याण सिंह पर फिलहाल अभी इसका कोई असर नहीं पड़ेगा जब तक वो राज्यपाल हैं। रजत राकेश टंडन हमारे संवाददाता इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजत, बड़े झटके के तौर पर इसको देखा जा रहा है, वहां पर किस तरह की कोई अभी तक रिएक्शंस मिले हैं वहां पे आपको कुछ? देखिए, हर आदमी को इंतजार था इस फैसले का। पहले भी फैसला आने वाला था जब पार्लियामेंट सेशन चल रहा था, लेकिन उसके बाद कोर्ट ने आज की तारीख दे रखी। तो बड़ा फैसला दिया है कि जितने बड़े नेता हो, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, उमा भारती हो, लालकृष्ण आडवाणी हो, मुझे लगता है कि इस मामले में कल्याण सिंह लकी रहे क्योंकि वो संवैधानिक पद पे उनके ऊपर मुकदमा फिलहाल नहीं चल सकता, लेकिन बाकी सभी के ऊपर मुकदमा चलेगा। आने वाले समय में राष्ट्रपति का चुनाव है और दोनों ही मुरली मनोहर जोशी और लालकृष्ण आडवाणी का नाम राष्ट्रपति पद के लिए चल रहा था। एक प्रोबेबल बड़े उम्मीदवार माने जाते थे। ऐसे तौर में अब भारतीय रजत, आप मेरे साथ बने रहिए, आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ, आपके पास अभी लौट रहा हूं थोड़ी देर में। कल्याण सिंह को तो छोड़ दिया गया, बाकी सबको आरोपी बनाया गया है। कल्याण सिंह को तो छोड़ दिया, बाकी सबको आरोपी बनाया गया। नहीं तो कल्याण सिंह कोई उकसाने वाली बात कहे ही नहीं थे, अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया था। कल्याण सिंह वो भी एक अच्छा निर्णय हुआ। नहीं, कल्याण सिंह तो खुद मानते थे कि चाहे चलाया जाए या मैं तो कानून की स्वीकार भी किया उन्होंने। कानून की जानकारी है आपको? हम जाके कहें कि हमने मर्डर किया, हमको मुजरिम नहीं ठहराया जा सकता है जब तक लाश न मिल जाए। तो जब तक कानून के पास सबूत न मिल जाए, कहने से कोई मुजरिम नहीं बनता है। जितना उन्होंने किया उनको सजा मिल गई, और एक आदमी 2 सजा नहीं मिलती, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भोग चुके, जेल जा चुके। तो बाबरी विध्वंस मामले में बीजेपी के सीनियर लीडर लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत कुल 13 नेता हैं जिनके खिलाफ आपराधिक साजिश रचने का ट्रायल चलेगा, यानी कि 120B के तहत ट्रायल चलेगा। 1992 में बाबरी मस्जिद ढहाने के संबंध के मामले में आज ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। इस मामले में सुनवाई चल रही थी। 6 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज की तारीख तय थी और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो इसे झटके के तौर पर देखा जा रहा है।